गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सब? मस्त एकदम। पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? कमेंट में बच्चों बताया करो पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही। कोई डाउट आ रहा है तो वो भी बताया करो। और सब फर्स्ट क्लास। पबजी लूडो कम खेलना स्टार्ट कर दो। पबजी लूडो ज़्यादा चल रहा है आजकल। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि पढ़ाई पे हमें कंसंट्रेशन करना है पूरा। ठीक है, तो जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। ओके, और लास्ट क्लास अपनी 8 वीडियो हो गई थी, आज ये 9 वीडियो है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कुछ डेरिवेशंस। एक रॉड का किया था, यूनिफॉर्म रॉड के कारण, मान लो कोई एल लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है, उसके कारण उसके एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस दूर किसी पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो वो मैंने आपको करवाया था। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा डेरिवेशन कराया था मैंने फाइनाइट वायर का। तो फाइनाइट वायर है इस तरह से, जिसकी लेंथ एल है, आप मान सकते हो, लेकिन फॉर्मूले में कहीं बाद में यूज नहीं आनी। ठीक है, मान लो कोई इस तरह से फाइनाइट वायर है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर ए डिस्टेंस दूर, दैट इज द डिस्टेंस ए। ओके, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ए है। ठीक है ना। तो ए डिस्टेंस दूर और किसी पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो होते हैं, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल जो होता है वो होता है के लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थीटा 1 छोटा वाला एंगल है और थीटा 2 बड़ा वाला एंगल है। ओके, उसके बाद में मैंने इनफाइनाइट वायर का कराया था, जो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस और किसी पी पॉइंट पर 2 के लैम्डा अपॉन ए। ओके, उसके बाद में फिर मैंने कराया था सेमी इनफाइनाइट का। ओके, सेमी इनफाइनाइट का केस कराया था, जिसमें के लैम्डा अपॉन ए और के लैम्डा अपॉन ए परपेंडिकुलर और पैरेलल जो कंपोनेंट आते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो सेम आते हैं। ठीक है ना। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है √2 के लैम्डा अपॉन ए। और मैंने बोला भी था कि इसको किस तरह से याद करना है इनको, तो इसको करो सेमी सर्कुलर रिंग की तरह, इसको करो क्वाड की तरह। ओके, और लास्ट में मैंने डिस्क का डेरिवेशन कराया था, जिसका मैंने फॉर्मूला आपको फाइंड किया था इसके एक्सिस पर किसी पी पॉइंट पर, दैट इज द पॉइंट पी। तो किसी पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ये डेरिवेशन आप वहाँ जाके देख सकते हो। इज इट क्लियर? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पेयर्स। ओके, तो स्पेयर्स के बच्चों में आज स्पेयर्स के टाइप्स बताऊंगा, कौन कौन से स्पेयर्स होते हैं, और स्पेयर्स का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेयर के बाहर होगा, कितना अंदर होगा, कितना सरफेस पे होगा और कितना सेंटर पर होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए स्पेयर्स। स्पेयर स्टार्ट करो। ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो इसका डेरिवेशन है वो हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना, इसका डेरिवेशन हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ केवल जिससे तुम्हारी क्लास में डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेयर्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एडवांस में भी आए हुए हैं, मेंस में भी आए हुए हैं और नीट में भी आए हुए हैं। ठीक है ना। तो उन क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। ठीक है ना, आज मैं केवल स्पेयर्स के फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है ना, स्पेयर्स के फॉर्मूले देखने हमें केवल। ठीक है, डेरिवेशन आपको लास्ट में कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा मैं एक लास्ट में। ठीक है, तो गॉस थ्योरम की हेल्प से मैं इसका डेरिवेशन करवाऊंगा। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन से करना बहुत डिफिकल्टी केस बन जाता है। ठीक है ना, जो आपके काम का नहीं है, इसलिए इसको हम करेंगे गॉस थ्योरम से। बहुत छोटा सा डेरिवेशन होता है, वो लास्ट में हम सारे स्पेयर्स के करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल भी निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे आगे चल के। ठीक है, तो स्टार्ट करूँ मैं, तो आप एक बार फॉर्मूले देखो आज तो। ठीक है, तो देखिए स्पेयर्स की बात करेंगे तो अभी तक हमने केवल स्पेयर्स बच रहे बच्चों, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। बाकी सारे के मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम केस बनते हैं अपने और जो आते हैं बोर्ड में या फिर एग्जाम में, कंपटीशन के एडवांस में, वो सारे केस कराए मैं। ठीक है, तो स्पेयर्स की बात करोगे तो स्पेयर्स जो होते हैं बच्चों 2 टाइप के होते हैं मेनली रूप से। ठीक है, एक होता है अपना हॉलो स्पेयर और एक होता है अपना सॉलिड स्पेयर। अब यहां से आपको पता चल रहा होगा कि व्हाट इज द हॉलो और व्हाट इज द सॉलिड। ठीक है ना। तो हॉलो स्पेयर जो होता है वो इस तरह से होता है, देखो कि
इसके अंदर, अंदर से खोखला जिसको बोलते हैं, होलो जिसको बोलते हैं, अंदर से खोखला जिसको बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसका पूरा मास, इस स्फीयर का पूरा मास इस सरफेस पर है केवल। ये बाहर की जो सरफेस दिख रही है ना आपको, यहीं पर है केवल, ठीक है ना। अंदर कुछ भी मास नहीं, अंदर से खोखला है, बिल्कुल खोखला है, ठीक है। जैसे बॉल होती है ना, अपनी बॉल होती है कि नहीं होती है। अपन जो ग्लोब देखते हैं ना, अर्थ का ग्लोब, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है, ग्लोब की बात कर रहा हूं, अर्थ की बात नहीं कर रहा। अर्थ सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लोब देखते हैं, बॉल हुई अपनी, तो बॉल अंदर से कुछ भरा रहता है क्या, कुछ नहीं होता ना। तो बॉल अंदर से खाली होता है, लेकिन जो मास होता है उसका केवल कहाँ होता है, सरफेस पर होता है। दैट इज द कॉल्ड हॉलो स्फीयर। ओके, यहां पर बात करें सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर भी इस तरह से होता है होने को तो, लेकिन इसका जो मास है अंदर से पूरा मटेरियल भरा होता है, इसमें अंदर पूरा मटेरियल भरा होता है। 3D डायग्राम बच्चों, ये सर्किल मत मान लेना, इसको रिंग या सर्किल मान लो कहीं, ठीक है ना। अंदर से क्या होता है, पूरा भरा होता है। जैसे अपनी अर्थ है, अर्थ अंदर से पूरी भरी हुई है ना, अर्थ अंदर से पूरी भरी हुई है ना, तो दैट इज द सॉलिड स्फीयर। अपना जो अर्थ है दैट इज द सॉलिड स्फीयर। ओके, अब देखिए कि यहां पर जो मास होता है वो किस हिसाब से बटा होता है, एरिया पर बटा होता है, ठीक है ना। एरिया पर मतलब बाहर के सरफेस एरिया पर बटा होता है। यहाँ सिग्मा का यूज किया जाता है मेनली रूप से। ओके, और यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो मास होता है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको रो से वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, दैट इज द रो। क्लियर है ना। अब एक चीज ध्यान रखिए कि यहां पर यदि आप इस तरह से चार्ज दोगे, मान लो इसको क्यू चार्ज दिया, पॉजिटिव के मान रहे, ठीक है, नेगेटिव भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किस स्फीयर को यदि आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो यहां पर दो कंडीशन बनेंगी और यहां पर भी दो कंडीशन बनेंगी, ये चीज ध्यान रखना। अब दो कंडीशन क्या बनेंगी, तो दो कंडीशन एक ये बनेंगी कि यदि प्लस क्यू चार्ज आप इसको दे रहे हो तो एक तो इसके सरफेस पर चार्ज मिल जाए, आ रही बात समझ, एक इसके अंदर चार्ज चला जाए, और यहां भी सेम कंडीशन है कि एक केवल सरफेस ही सरफेस पे हो और एक अंदर चले जाओ। तो इसी टाइप से इनको दो डिवाइडेशन और दिए गए हैं, कंडक्टिंग, और एक दिया है अपना नॉन कंडक्टिंग। एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। और सेम हियर दे आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड स्फीयर, conducting and second another non conducting। इस तरह से कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। क्लियर। कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग का मतलब होता है कि किसी स्फीयर हो, चाहे कोई भी एक कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर हो, तो उसके सरफेस पर यदि केवल उसके सरफेस पर चार्ज है, ठीक है ना, तो वी कैन से इजीली दैट इज द कंडक्टिंग। ओके, नॉन कंडक्टिंग का मतलब अंदर भी चार्ज गया है, ठीक है ना, अंदर भी चार्ज गया। कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज इसमें आपने दिया है वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसमें वॉल्यूम के रेस्पेक्ट, ठीक है ना, और यहां पर केवल एरिया के रेस्पेक्ट में क्लियर हुआ है। यहां तक क्लियर है आपको। अब मैं स्टार्ट करूं, जैसे कि आप यहां से समझना हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग। तो फर्स्ट हो गया कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, सेकंड हो गया नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, थर्ड हो गया कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और ये फोर्थ हो गया नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इज इट क्लियर। ये फोर अपने क्या है, स्फीयर्स हैं। तो हम एक एक चीज को देखें तो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर्स जो है, तो व्हाट इज द कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर्स। कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर्स का मतलब ये है कि आपने जो भी चार्ज इसको दिया है प्लस क्यू, वो इसके सरफेस पे इस तरह से डिवाइड हो गया। क्या हो गया, सरफेस पर इस तरह से डिवाइड हो गया, इस तरह से सरफेस पे क्या है, डिवाइड हो गया, ठीक है ना। ये तो कहानी हो गई अपनी कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की, ठीक है। अब नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की बात करें हम, ठीक है ना, व्हाट इज द नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, इसकी बात कर लो, ठीक है ना। तो व्हाट इज द नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। तो आप यदि इसको चार्ज देते हो तो नॉन कंडक्टिंग की कहानी क्या होती है कि चार्ज अंदर जाना चाहिए, लेकिन यहां पर तो जो मास है तो केवल एरिया पर बटा हुआ है, तो चार्ज अंदर जाएगा ही नहीं। बताओ, चार्ज अंदर जाएगा, एयर में चार्ज मिलेगा क्या आपको, एयर में चार्ज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। अंदर हवा में उड़ते हुए चार्ज दिखे आपने कभी, ठीक है ना। चार्ज एग्जिस्ट करता है मास के साथ, आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, चार्ज एग्जिस्ट करता है मास के साथ, ठीक है ना।
तो इसलिए अंदर तो कुछ जाएगा नहीं, तो कहानी क्या होगी, वही सरफेस पर हो जाएगा। तो ये केस और ये केस दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, होए कि नहीं हुए। थर्ड कहानी पढ़ते हैं हम कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की आप कहानी पढ़ोगे तो एक बात बताओ, कंडक्टिंग है तो चार्ज कहाँ बढ़ना चाहिए, इसके सरफेस पर ही रहना चाहिए। तो इसको जैसे ही प्लस क्यू चार्ज दोगे तो ये जो स्फीयर है इस तरह से पॉजिटिवली क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारी कहानी हम यूनिफॉर्म के लिए पढ़ रहे हैं, या नॉन यूनिफॉर्म की कहानी अभी नहीं पढ़ रहे, बाद में क्वेश्चन करेंगे इसके, मैं आपको कराऊंगा लास्ट में। लेकिन ये कहानी जो अभी पढ़ रहे हैं हम, दैट इज द यूनिफॉर्म स्फीयर्स, यूनिफॉर्म चार्ज यहाँ पर बट रहा है, ठीक है ना। तो उसकी कहानी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करोगे तो व्हाट इज द कंडक्टिंग, सरफेस पर चार्ज मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो सरफेस पर चार्ज मिलेगा तो एक बात बताओ, इसी की तरह हुआ कि नहीं हुआ है, इसकी तरह कहानी हुई कि नहीं हुई इस कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। क्लियर, अंदर तो चार्ज अभी गया ही नहीं है किसी में। तो फाइनली फोर्थ कंडीशन अपनी बचती है, आप भी समझ रहे होंगे फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, अंदर जाएगा, ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, यहां पर क्या होगा, जो चार्ज है ना, जैसे आप इसको दोगे तो अंदर क्या होगा, चार्ज जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। दूसरी चीज हमेशा याद रखना है, यहाँ पे नेगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव हो जाएगा वो तो, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि केवल और केवल एक जो ये स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और बाकी तीन स्फीयर सेम है और ये फोर्थ बिल्कुल भी अलग है, ठीक है ना। तो इस तरह से नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है। तो तीनों की कहानी तो हम एक पढ़ेंगे और एक स्फीयर की कहानी एक पढ़ेंगे, क्लियर है। तो देखो मैं एक एक बता रहा हूँ फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, केवल फॉर्मूले बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। गॉस लॉ जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर मैं पूरा केस समझाऊंगा आपको, जब गॉस लॉ मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा केस मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट बात करें अपन कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग, एक ही बात है दोनों, कहने का मतलब हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड के लिए एक बात नहीं है। हॉलो स्फीयर और इसी का ही केस है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, दोनों केस सेम है बच्चों, मैंने अभी क्लियर किए थे आपको, ठीक है ना। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हॉलो में तो कोई दिक्कत नहीं, वो सरफेस पर ही चार्ज क्या होगा, बटेगा। और यहां पर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में भी क्या होगा, सरफेस पर ही चार्ज बटेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कोई एक क्या है, स्फीयर है, ठीक है। अब अभी ये डिसाइड मत करो कि सॉलिड है हॉलो, क्योंकि तीनों केस एक जैसे, ठीक है ना। तो हम तीन जगह कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो इस सेंटर से x डिस्टेंस दूर, या फिर r मान लो, स्मॉल r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर। एक कहानी हम पढ़ेंगे इसके सरफेस पर, ठीक है बच्चों। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो कहानी होती है ना सरफेस से थोड़ा सा जस्ट 0+ जिसको बोल सकते हैं, क्या 0+ जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बाहर की तरफ होती है कहानी, प्रॉपर सरफेस पे नहीं होती, ठीक है ना। जैसे लेयर है अपनी सरफेस की, तो उसके जस्ट ऊपर वाली सरफेस के बाहर थोड़ा सा, ठीक है ना। और एक कहानी हम देखेंगे कि इसके अंदर, जिसको मैं पॉइंट M मान लेता हूं, कि अंदर कितना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और एक कहानी मैं दिखाऊंगा आपको सेंटर की, सेंटर की सिंपल रहेगी, जब अंदर का ही पता चल जाएगा तो वी कैन से इजीली कि यहाँ पर जो चार्ज होगा, मतलब यहाँ पर जो चार्ज और इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिवली मान लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होगी वो तो आपको साफ दिख रही होगी यहाँ से कि डायरेक्शन तो इसके अवे फ्रॉम दिस स्फीयर होगी, ठीक है ना, इधर डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है अपनी, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि r इज ग्रेटर देन 2r। मान लो इसकी रेडियस कितनी है इस स्फीयर की, रेडियस है अपनी r, तो वी कैन से इजीली कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R, ठीक है। मतलब ये कहानी हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं, आउटसाइड की, ठीक है ना, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रख लेना कि P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है EP इज इक्वल टू KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना है ऐसे कि कोई सा भी स्फीयर हो, ठीक है ना, कोई सा भी क्या हो स्फीयर हो, चाहे सॉलिड की बात कर रहे हो आप,
चाहे होलो की बात करो, सॉलिड में दोनों केस, 3 केस तो ही है और वो 4th वाला केस भी हो, तो जो स्पेयर होता है ना, वो स्पेयर का चार्ज आप सेंटर पर रखकर कैलकुलेट कर दो, उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर लो। बाहर के लिए, अंदर की कहानी अलग होगी, लेकिन बाहर की कहानी के लिए आप क्या करोगे, उसको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर लो। अब ऐसा मत कर देना कि रॉड पे भी ऐसे सर पे बीच में पॉइंट चार्ज रख दे। यहां पर ऐसा क्यों हुआ कि जब इंटीग्रेशन इसका किया गया, सॉल्व किया गया, तो जो आंसर आया वो इस टाइप से आया कि किसी पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो वहां से ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर भी आप देखो KQ अपॉन R स्क्वायर पॉइंट चार्ज की तरह होता है ना। तो सेंटर पर क्या रख दो, उसका चार्ज रख दो, कोई सा भी स्पेयर हो, चाहे बाहर की कहानी है, केवल अंदर की कहानी चेंज हो जाएगी, अंदर नहीं है चीज, बाहर की कहानी में बता रहा हूं। बाहर का मतलब बाहर से लेके और सरफेस तक ये कहानी फॉलो होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब सरफेस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस से जस्ट थोड़ा सा, ठीक है, तो सरफेस पे, ठीक है ना। तो कितना होगा ES KQ अपॉन R स्क्वायर, इज दैट क्लियर। KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, KQ अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर होता है सरफेस पे। इसके बाद बात करें हम कि इसके अंदर पॉइंट पे जो थर्ड पॉइंट है अपना R इज इक्वल टू, सॉरी, R लेस देन है किससे, कैपिटल R से, ठीक है ना। कैपिटल R जो इसका रेडियस उससे लेस देन है R, मतलब इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, इनसाइड केस की बात करो, ठीक है, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस, ठीक है, इनसाइड केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इनसाइड केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज द पॉइंट M, EM इज इक्वल टू कितना होगा, ये होता है आपका 0। हमेशा याद रखना कि कोई आपके पास होलो स्पेयर है, होलो स्पेयर में भी कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, और सॉलिड में भी कंडक्टिंग हो, मतलब तीनों केस है, वहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर, यदि चार्ज बाहर ही बटा हुआ है और अंदर आप पूछो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो कितना होगा बच्चों, 0, ओके। और जो फोर्थ पॉइंट आता है आपका R इज इक्वल टू 0, क्लियर, मतलब सेंटर पर बात कर रहे हैं, तो सेंटर पर बात करोगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है EC इक्वल टू 0। जब अंदर ही 0 है तो पूरा अंदर में सारे पॉइंटों पे ही 0 होगा, तो सेंटर पे भी क्या होना है, 0 होना है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज याद रखना, ये तीनों स्पेयर को कवर करेंगे बच्चों, तीनों स्पेयर के फॉर्मूले कि सेंटर से यदि बाहर बात करें, आउटसाइड किसी P पॉइंट पर R डिस्टेंस दूर, तो वी कैन से इजीली दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P KQ अपॉन स्मॉल R स्क्वायर। यदि बात करें हम सरफेस पे, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ES इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और वी कैन से इजीली कि इनसाइड यदि आप बात करोगे तो स्मॉल r इज लेस देन टू कैपिटल R, दैट इज फाइनल कि E की वैल्यू जो इस स्फीयर के अंदर होती है ना, वो बिल्कुल 0 होती है। और सेंटर पे बात करो तो सेंटर पे भी 0 होनी है, क्योंकि सेंटर अंदर ही तो आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये स्फीयर कंप्लीट हो। यदि मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ बच्चों, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले आप याद रखना, ग्राफ भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ भी बता देता हूँ इसका एक बार, ठीक है। इन फॉर्मूले को बच्चों सिग्मा की टर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ भी याद रखना, इन फॉर्मूले को हम सिग्मा की टर्म में भी लिख सकते हैं, क्लियर है। सिग्मा की टर्म में आप लिख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। वो आगे मैं गॉस लॉ जब पढ़ाऊंगा वहाँ क्लियर कर दूंगा, अभी तो मैंने केवल इतना बताया है जिससे आपको याद रहे। तो देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा किसका, E वर्सेज X का या E वर्सेज R का, तो क्या हुआ था केस, सेंटर पर कितना 0, सरफेस पे कितना 0, सॉरी सरफेस पे नहीं, सेंटर पे 0 और अंदर इनसाइड 0, सरफेस पे था KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर और आउटसाइड पॉइंट पे था EP पे KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा कि स्टार्टिंग में सेंटर पर 0, जहां R 0 वहां E 0, ओके। तो पहले तो कांस्टेंट चला, ठीक है ना, फिर अचानक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है ना। अचानक क्या हुआ, तुरंत ही सरफेस पे कितना हुआ बच्चों, KQ अपॉन कैपिटल के R स्क्वायर, ओके। और फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाहर की बात करेंगे तो 1 अपॉन R स्क्वायर के। तो ग्राफ इस तरह से होता हुआ, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इज दैट क्लियर।
दैट इज द पॉइंट ऑफ आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। कहने का मतलब सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सरफेस के बाहर ग्राफ इस तरह से जाएगा और देखो सेंटर से लेकर सरफेस तक बिल्कुल जीरो है, कांस्टेंट है, और तुरंत ही डिसकंटिन्यूअस हुआ है ग्राफ सरफेस पर जाके, और सरफेस पर कितना हुआ के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और उसके बाद में क्या हुआ लास्ट में के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। जैसे जैसे देखो आपको पता चल रहा होगा कि आर जितनी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, तो जितनी दूर स्फीयर के जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस पे। जो नेक्स्ट केस था अपना वो था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब इसमें क्या होगा कि जो चार्ज होगा बच्चों वो अंदर डिवाइडेशन होगा उस चार्ज का, ठीक है ना। अंदर क्या होगा उसका डिवाइडेशन होगा, ठीक है, बाहर ही नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो कोई अपने पास इस तरह से स्फीयर है और चार्ज इसके अंदर है बच्चों, ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग का केस है सॉलिड स्फीयर का, ये एक अलग ही केस है, बस तीन सेम है और ये थोड़ा सा अलग है। और थोड़ा सा अलग क्या, बाहर का तो वही रहना है, इसमें भी आपको दिखाऊंगा अभी देखना, ठीक है ना। ये सेंटर है तो यहाँ से वही सेम कहानी, चार पॉइंटों पे हम डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट है अपना P, एक पॉइंट है अपना S, एक पॉइंट है अपना M जो बोल सकते हैं इनसाइड, और दैट इज पॉइंट C, ओके। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वी कैन से इजीली दैट इज द स्मॉल r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R, क्लियर। मतलब आउटसाइड की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना। आउटसाइड के केस में मैंने आपको बताया कि कोई भी स्फीयर हो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा, EP इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में भी, EP इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ओके, स्मॉल आर स्क्वायर। उसके बाद हम बात करें सेकंड केस की। सेकंड केस होगा अपना स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब आप सरफेस की बात करो। कहाँ पे बात कर रहे हो, सरफेस पे बात करो। तो वी कैन से इजीली कि सरफेस पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वही कहानी ES इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, क्लियर। मैंने क्या कहा था, आउटसाइड पॉइंट से लेके और सरफेस तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्फीयर का, वो स्फीयर को आप ये समझ लो कि वो पॉइंट चार्ज, उसके सेंटर पर पूरा चार्ज रखा हुआ है, क्लियर। केवल स्फीयर के लिए, और केसों में मत रख देना, ठीक है। इसके बाद बात करें हम थर्ड केस की। तो थर्ड केस है अपना R स्मॉल कैपिटल R, इनसाइड का केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये वाला। बस यहीं पर थोड़ा अलग होता, अब तक के सारे फॉर्मूले सेम आए, ठीक है, एक ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज आएगा। तो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है EM, वो होता है बच्चों के क्यू आर अपॉन आर क्यू, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, ओके। तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग ही आया है, बस बाकी सब सेम है। बाकी तो आप पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते जाओ, केवल यहाँ पर बात थोड़ी अलग हो गई। और फोर्थ केस अपन डिस्कस करें, दैट इज द सेंटर, R इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एट सेंटर। तो सेंटर पे जैसे केस आप डिस्कस करोगे दैट इज द EC इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0, तो EC इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो सेंटर पर क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द 0। इनसाइड बात करें M पॉइंट पर, दैट इज द के क्यू आर अपॉन आर क्यू, एंड सरफेस पे बात करोगे तो के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, एंड द आउटसाइड पॉइंट इस सेंटर से R डिस्टेंस दूर किसी P पॉइंट पर आप बात करते हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P वी कैन से इजीली के क्यू अपॉन स्मॉल के R स्क्वायर। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है ना। वहाँ मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि उनको हम सिग्मा की टर्म में भी लिख सकते हैं। इसको मैं डिस्क्राइब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एडवांस में क्वेश्चंस आए हैं इसके, ठीक है ना, वो डिस्कस करने हैं। इसके बाद मुझे एक क्वेश्चन डिस्कस करना जो एडवांस में आया है, ठीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब करना पड़ेगा फॉर्मूला। डिस्क्राइब का मतलब डेरिवेशन नहीं करा रहा, केवल इसको दूसरी टर्म में भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए कैसे लिख रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है अपनी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है अपनी, दैट इज द रो,
इज दैट क्लियर? ये क्या है, रो है इसकी। तो वी कैन से इजीली कि Q की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो Q की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू होगी कि नहीं होगी, बताओ मुझे। क्यों होगी? क्योंकि रो क्या होता है, रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड द रो। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड द रो। ओके, तो वी कैन से इजीली Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, मतलब इतना वॉल्यूम में और इतना एक यूनिट में चार्ज है तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, वो Q है, अपने को दे रखा है, तो Q इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस Q को मैं चलो पुट करता हूं यहाँ पे, तो EM इज इक्वल टू K और स्मॉल r अपॉन आर क्यू एक तरफ लिख लेता हूँ, और इस Q को फिर लिखता हूँ मल्टीप्लाई करके रो 4/3 पाई आर क्यू। ओके, तो देखो आर क्यू से मेरे हिसाब से आर क्यू गया, क्लियर है। तो EM इज इक्वल टू K को मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल r है, ये रो है, ये 4/3 है और ये पाई है। ओके, तो 4 पाई और 4 पाई गए, तो कितना बचा EM, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये ध्यान रखना है, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में भी आप लिखना चाहो तो EM वेक्टर इज इक्वल टू रो r वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। जो r वेक्टर होगा उसी में ही क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है? व्हाट इज द रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। ओके, तो इस तरह से इस फॉर्मूले को भी आप याद रखना बच्चों, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम लास्ट जो मैंने अभी डिस्कस किए थे उनको भी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सिग्मा मान लेना, उसमें सिग्मा मान के की टोटल चार्ज डेंसिटी एरिया पर जो डिपेंडेंट होती है दैट इज सिग्मा, और सिग्मा मान के फिर इस तरह से उसको उनके फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन वो उनकी अभी जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए मैंने वो नहीं करा है। केवल अभी तो मैंने वही चीज़ आपको बताई है, अभी तो बहुत कुछ डिस्कस करना है इस स्फीयर्स में, लेकिन अभी मैंने केवल वही चीज़ बताई है जो हमें काम आने वाली है। ठीक है ना, हमें मतलब क्वेश्चंस जिनके हेल्प से सॉल्व करने हैं हमें, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस की है, केवल फॉर्मूले आपको डिस्कस किए। मैं इनका डेरिवेशन कराऊंगा, टेंशन मत लेना इस चीज़ की, डेरिवेशन बाकायदा कराऊंगा गॉस लॉ से, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है ना, और इंटीग्रेशन से मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि उसकी इक्वेशन उल्टी सीधी बनती है जो आपके कोई काम की नहीं आती है, एडवांस लेवल के बच्चों की भी कोई काम की नहीं होती है। ठीक है, और जिसको भी यदि पूछना हो इंटीग्रेशन से तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको विद सॉल्यूशन नीचे मैं सेंड कर दूंगा। इज इट क्लियर? तो देखिए, तो इस तरह से ये फॉर्मूले आप याद रखना। अब इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूँ बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, ठीक है ना, फिर मैं ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ किस तरह से बनेगा आप ये देखना। ठीक है, तो देखिए सरफेस के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था 0 था, अंदर कहानी बात करोगे तो के क्यू स्मॉल r अपॉन आर क्यू, यदि सरफेस पे बात करोगे तो कितनी होगी के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और बाहर बात करोगे तो कितनी होगी के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो ग्राफ जो बनेगा, ठीक है ना, ये E वर्सेस R ग्राफ। ठीक है, तो कैसे बनेगा, देखो सेंटर पर 0 तो ठीक है, ग्राफ यहां से स्टार्ट होना, वी कैन से R इज इक्वल टू 0 देन E इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो यहां से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r चल रहा है। देखो ये तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, तो यहां से लेके और यहां तक क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और कहां तक बनेगा, केवल सरफेस तक। सरफेस का पॉइंट कौन सा होता है कि R इज इक्वल टू कैपिटल R। ओके, ये सरफेस का पॉइंट है। और कितना होता है सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ओके, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने। अब चले सरफेस तक पहुंच गए, सरफेस के बाहर किसके प्रोपोर्शनल है, तो E इज इनवर्सली R स्क्वायर के, तो वी कैन से ग्राफ वही बनेगा जो अभी पहले बना था। ठीक है ना, तो इस तरह से ग्राफ जाएगा इसका। ओके, तो E इज इनवर्सली टू R स्क्वायर, तो इस तरह से ग्राफ इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले सेंटर पर 0, फिर स्ट्रेट लाइन, और फिर किसके इनवर्सली है, R स्क्वायर के, तो ग्राफ इस तरह से जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए एक बार। याद कर लिया बच्चों नोट, रफ कर दूं इसको मैं, ठीक। तो देखो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं जो बच्चों एडवांस में आया था। ठीक है ना, एक स्फीयर का एक क्वेश्चन करा देता हूं।
जो जेई एडवांस में आया था, ठीक है ना, याद रखना 2015 या 2016 के आसपास आया था, ठीक है। एक मैथ, कोई अपने पास इस तरह से स्फीयर है, ठीक है, और ये स्फीयर का क्या है, सेंटर है। अब क्या करा है, इसमें एक केविटी बनाई है बच्चों, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये पॉइंट है अपना C1, दैट इज पॉइंट C2, ठीक है ना। तो इस तरह C2 को आप यहाँ लिख दो ऊपर, ठीक है, ये C2, ओके। ये इस तरह से बच्चों एक केविटी बनाई यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या है, इस केविटी को अपने बाहर ले लिया, मतलब जो ये स्फीयर था, इसका स्फीयर का एक टुकड़ा और स्फीयर काटा, वो हमने क्या ले लिया, बाहर की तरफ ले लिया, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए, C1 क्या है, सेंटर ऑफ ये बड़े वाले स्फीयर का, और ये C2 क्या है, जो आपने केविटी बनाई, ये काटा है, जो पार्ट यहां से निकाला है बाहर, उसका क्या है, सेंटर, ठीक है। और वी कैन से रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, क्लियर है। इस तरह से क्या है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में पूछा हमसे, क्वेश्चन क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड in cavity, electric field inside the cavity, okay, inside the cavity is, ऑप्शन था बच्चों, फर्स्ट था 0, सेकंड था नॉन जीरो एंड नॉन यूनिफॉर्म, सी ऑप्शन था नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन आए थे एडवांस में, ठीक है ना। तो कैसे हमें देखना है, समझना, छोटी सी ट्रिक है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या था कि एक स्पेयर था, उस स्पेयर से एक छोटा सा टुकड़ा बाहर ले लिया। तो हम कैसे फील करेंगे इन क्वेश्चनों को, कि आप मान लो या तो उस स्पेयर पे, अब क्या करना है आपको कि हमने कोई एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लो, ठीक है ना, एक पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है ना। तो हम बात करें कि इस पॉइंट पर किस किस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो आर्बिट्री पॉइंट लिया है, इसके कारण, किसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अंदर बात कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट ले लो आप, कहीं भी बात कर लो, तो किस किस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक तो होगा इस बड़े से स्पेयर, आप ये सपोज कर लो कि 2 स्पेयर है यहाँ पे, एक तो इस बड़े स्पेयर के कारण होगा और एक छोटे स्पेयर के कारण होगा। वीकेंड से देखो, समझो कि ये जो छोटा वाला स्पेयर है, इसकी आप डेंसिटी मान लो माइनस के रो, इज इट क्लियर। जैसे एयर है तो एयर की डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी वहां, तो ठीक है ना। तो रो माइनस रो मान सकते हैं इसको, रो माइनस रो भी तो मान सकते हैं, वही 0 ही तो है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मान सकते हैं इस चीज को। तो मैं मान रहा हूं कि माइनस रो, कहने का मतलब एक स्पेयर लाए जिसकी डेंसिटी माइनस रो है, उस माइनस रो को क्या रख दिया यहाँ पे, पुट कर दिया उसको, ठीक है ना। एक तरह सोचने का क्वेश्चन है बच्चों, ये समझो मेरी बात। जैसे अपने पूरे स्पेयर की डेंसिटी रो थी, इज इट क्लियर। अब एक माइनस रो का स्पेयर लाए और माइनस रो का स्पेयर यहां हमने पुट कर दिया, ठीक है ना। तो वी कैन से इजीली कि यदि आप यहां से लेके C1 से इस पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहो, मान लो मैं मान लेता हूं ये वेक्टर है R1, और इस C2 के कारण जो यहां लिखना चाहोगे तो ये वेक्टर है R2, इज इट क्लियर। तो मैं E1 लिखना चाहूं कि व्हाट इज द E1, तो E1 कितना होगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, कितना होता है, रो R/3 एप्सिलॉन नॉट। तो वी कैन सी इजीली रो R1 वेक्टर के अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। नहीं हो सकता क्या, बताओ। इस C1 पॉइंट से बात ही तो करेंगे, ये बड़ा वाला स्पेयर, उस बड़े वाले स्पेयर के कारण इस पॉइंट पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इनसाइड का केस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, इनसाइड का केस देख रहे हैं ना। तो इनसाइड का केस देख रहे हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वेक्टर R1 मान ली मैंने, ठीक है ना, वेक्टर R1 मान ली। इस पॉइंट पर 2 के कारण क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक तो ये बड़े वाले स्पेयर के कारण और एक छोटे वाले स्पेयर के कारण। बड़े वाले स्पेयर का जो डेंसिटी, अच्छा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज द रो। और आप दूसरा स्पेयर सपोज कर लो इस चीज को, दूसरा स्पेयर कितना है, माइनस के रो, ठीक है ना, माइनस के रो सपोज करो, क्योंकि 0 मानेंगे, केविटी के अंदर एयर होगी तो डेंसिटी 0, तो रो माइनस रो मानेंगे, नहीं मानेंगे, तो माइनस रो इसको क्या कर लो, सपोज कर लो, ठीक है। तो ये यहां से पहले तो बड़े स्पेयर के कारण निकाल दो, फिर छोटे स्पेयर के कारण निकाल दो, और फिर सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हुए और इनको ऐड कर दो, क्लियर। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पर अंदर हम फील कर लेंगे बाद में कि 0 होना है कि नॉन जीरो होना है, क्या होना है, यूनिफॉर्म होना है कि नॉन यूनिफॉर्म होना है, ओके।
तो देखो इस बड़े वाले स्पेयर के कारण मैं इस पॉइंट पे निकालूं तो r1 इसकी डिस्टेंस थी, तो रो r1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से क्या आएगा अपना E1 आएगा। अब बात करें E2 की, तो E2 की बात करोगे तो सेम कहानी, छोटे वाले स्पेयर के कारण देख लो, तो कितनी डेंसिटी माइनस के रो और वेक्टर R2 डिस्टेंस अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द E2। अब करना क्या है कि अब सुपरपोजिशन थ्योरम लगा लो। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि एडवांस में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सुपरपोजिशन थ्योरम के बनते हैं। जैसे केवीटी के क्वेश्चन है या कोई भी ऐसे क्वेश्चन आए आप तो थोड़ा सोचा करो कि यहाँ सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज लगा के इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 80 से लेके 85 या 90% क्वेश्चन सुपरपोजिशन थ्योरम से हो ही जाते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो वी कैन से वेक्टर ई, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज कर रहा हूँ, तो वेक्टर ई कितना होगा, रो वेक्टर R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो वेक्टर R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट पे कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास, ठीक है ना। चलो इसमें कॉमन लेके थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में आ गया वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब बच्चों देखो यहां से आप ट्रायंगल लॉ फॉलो करके देखो एक बार, जैसे इस तरह से मान लो ये वेक्टर R1 था और इस तरह से मान लो ये वेक्टर R2 था, ये वेक्टर R1 था तो ये वेक्टर R2 था। इज इट क्लियर? तो वी कैन से दैट इज द वेक्टर A, जो C2 था ये पॉइंट है C1 था, मैं इसको मान लूँ कि ये वेक्टर क्या है, A है। क्या है? वेक्टर A है। तो वी कैन से इजीली कि वेक्टर A प्लस वेक्टर R2 इज इक्वल टू वेक्टर R1। ट्राइंगल का लॉ यही तो बोलता है, 11th क्लास में आपने देखा होगा कि वेक्टर A प्लस वेक्टर R2 ये डायरेक्शन अपोजिट है तो इक्वल टू वेक्टर R1। यहां से वेक्टर A की वैल्यू लिखना चाहो तो वेक्टर के R1 माइनस के वेक्टर के R2, तो व्हाट इज द वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, दैट इज द वेक्टर A। तो वी कैन से E इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो वेक्टर के A। अब मुझे एक बात बताओ कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यहाँ पे रो कांस्टेंट है कि नहीं है? रो कांस्टेंट है। 3 कांस्टेंट है कि नहीं है? 3 भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एयर की परमिटिविटी, और वेक्टर ए भी कांस्टेंट है। ए क्या है? C1 और C2 की डिस्टेंस, ठीक है ना, C1 और C2 की डिस्टेंस, तो वो तो हमेशा क्या रहनी है, सेम ही रहनी है। किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो डिस्टेंस तो सेम ही रहनी है। तो वी कैन से हियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल रॉन्ग था, ठीक है। नॉन जीरो है बिल्कुल, तो ऑप्शन बी और सी बच रहे हैं, डी भी हो सकता है। और तीसरी चीज हमने देखी कि क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म का ही केस है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो नॉन जीरो होगा और यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद ग्राफ के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। कर लिया बच्चों? कर लिया? चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। ये एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन स्फीयर के हम बहुत आगे भी करेंगे अभी, ठीक है ना, तो वहां भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी क्या है, एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूं ग्राफिकल क्वेश्चन करने का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान रखना कि ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन ग्राफिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। मेंस की जो एग्जाम होती है ना, जेई मेंस की, ठीक है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा ग्राफ के क्वेश्चन, देखो ग्राफ बोलेगा इसके बीच का ग्राफ बनाओ और ऑप्शन दे देगा, 4 आपको ग्राफ के ऑप्शन मिलेंगे, तो वहाँ हमें करेक्ट करना है कि कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा ग्राफ गलत है, ठीक है। तो हम इक्वेशन बनाने थोड़ी बैठेंगे वहाँ पे, तो फील करना है कि कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट अभी करा दिया एडवांस का, ठीक है। तो जैसे सेकेंड क्वेश्चन की आप बात करोगे तो इस तरह से मान लो एक पॉइंट है और एक यहाँ पर क्या है, लाइन है, ठीक है। ये मान लेता हूं मैं कि ये जो पॉइंट है यहां पर चार्ज रखा हुआ है, दैट इज द प्लस Q, और यहां पर एक पॉइंट है जहां पर चार्ज रखा हुआ है माइनस के 4Q। इज इट क्लियर? तो नाउ वी कैन से कि अपने पास 2 चार्ज है, एक है अपना प्लस Q और दूसरा चार्ज है अपना माइनस के 4Q। तो बोला है कि इनके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का जो ग्राफ बनेगा वो हमें कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है कि इस तरह से आप 2 लाइन कवर कर लो, ये 2 लाइन हमने कवर कर ली। अब देखिए कि यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म से हम देखेंगे, हमें यहाँ इक्वेशन नहीं बनानी, ठीक है। इक्वेशन बनाने के लिए इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है।
तो किस तरह से इक्वेशन बनेगी, सॉरी किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। आप देखो हमें करना क्या है कि दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस के 4Q है। तो प्लस क्यू के आगे और प्लस क्यू के पीछे और माइनस 4Q के आगे और माइनस 4Q के पीछे आप क्या कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम आराम से उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो आप सपोज करो कि प्लस क्यू के जस्ट आगे, ठीक है, प्लस क्यू पे तो क्या होगा, प्लस क्यू पे तो क्या होगा, 0 होगा। प्लस क्यू के जस्ट आगे हम बात करें, थोड़ा सा जस्ट आगे, बस थोड़ा सा, मतलब 0 प्लस डिस्टेंस पे, जिसको बोल सकते हैं हम क्या, 0 प्लस डिस्टेंस, ठीक है। तो 0 प्लस डिस्टेंस पे बात करें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी कि नहीं होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं होगा, और कितना होगा कि वी कैन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होगा। कितना होगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन कौन सी हुई, आई कैप की, पॉजिटिव आई कैप, ठीक है ना, नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव आई कैप। अब हम बात करें इस माइनस 4Q से, तो क्या होगा, इन्फिनिटी से यहां से इन्फिनिटी होता हुआ, और माइनस 4Q से जस्ट पहले जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक बात देखो माइनस 4Q के कारण किधर हो सकता है, फील करके देखो माइनस 4Q के कारण किधर होगा, सोचो। ये माइनस 4Q है, इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन, सॉरी बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन प्लस का ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस का मतलब प्लस का ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन माइनस का देख लेंगे, ठीक है। या आप चलो माइनस ले रहे हो तो माइनस ले लो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो माइनस 4Q के कारण कहाँ होगा, ये भी पॉजिटिव में होगा इधर की तरफ इन्फिनिटी, ठीक है। सेकंड प्लस क्यू का ले, प्लस 4Q का ले लेंगे, ठीक है। तो इधर भी कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। इज इट क्लियर। अब इसके जस्ट बाहर आप देखोगे यहां पे, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आएगी माइनस के आई कैप और ये वाली आएगी प्लस के आई कैप। इज इट क्लियर, ठीक है। और इस जस्ट इस पॉइंट के इधर बाहर बात करोगे, ठीक है, तो यहां भी कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। इज इट क्लियर, कितना होगा बच्चों, इन्फिनिटी होगा। और किस डायरेक्शन में होगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्लस 4Q है, तो डायरेक्शन इस तरह से होगी। क्लियर है यहां तक। कहने का मतलब ये है कि हमने पॉइंटों के आसपास, पॉइंटों के आगे और पॉइंटों के पीछे, तो पॉइंटों के आगे देखा, इधर पॉइंट के पीछे देखा, इधर पॉइंट के आगे देखा और इधर पॉइंट के पीछे देखा, ठीक है ना। अब इसके बाद होगा क्या कि दो केस आपके सामने आएंगे, ठीक है। केस क्या आएंगे, अब मुझे एक बात बताओ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 कहां पर हो सकता है, केवल सोचना है हमें, क्वेश्चन सोचना सिखा रहा हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन से मैं अब तक कर देता है इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है ना, लेकिन सोचना सिखा रहा हूं बच्चों कि सोचना कैसे है हमें, ठीक है, हमें किस तरह से सोचना है कि देखिए अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां हो सकता है, किस किस जगह 0 हो सकता है, मुझे बताओ कि ऐसा केस मैंने आपको कराए थे क्वेश्चन। तो प्लस क्यू माइनस 4Q का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में 0 हो सकता है क्या, बीच में कहीं 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि तो यहां पर और क्या यहां पर, ठीक है ना, दो जगह पॉसिबिलिटी बन सकते, बीच में तो हो ही नहीं सकता। बीच में क्यों नहीं हो सकता कि प्लस क्यू भी उस पर रिपल्शन लगाएगा, इज दैट क्लियर, माइनस 4Q अट्रैक्शन लगाएगा, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो बीच में ये 0 हो ही नहीं सकता। कहाँ हो सकता है, क्या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ पर होगा। अब बच्चों मैंने, आप डीपली सोचो, मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है कि यहाँ भी नहीं हो सकता। यहाँ क्यों नहीं हो सकता, यहाँ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस 4Q का इफेक्ट सबसे ज्यादा रहेगा, उसके पास जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और इसका इफेक्ट कम पहुंचेगा तो रिपल्शन का फोर्स कम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी 0 होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है ना, छोटे चार्ज के पास, ठीक है, छोटे चार्ज के पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं 0 होगा, तो इधर तो 0 करना नहीं। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इन्फिनिटी से ग्राफ चल रहा है और पॉजिटिव आई डायरेक्शन में, और पॉजिटिव आई डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो नेगेटिव में तो केस बनेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी से ग्राफ स्टार्ट होगा, और ग्राफ होता हुआ इधर से, और यहाँ पहुँचते पहुँचते 0 नहीं हो रहा ना, बीच में 0 करना ही नहीं है कहीं भी, ठीक है ना। इस तरह से ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बाहर क्या हो रहा है, इधर की तरफ क्या हो रहा है और इधर की तरफ क्या हो रहा है, तो इधर का केस देख लेते हैं। तो ग्राफ कहाँ से चालू हो रहा है, माइनस के इन्फिनिटी से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। कहाँ से हो रहा है, माइनस के इन्फिनिटी से। और मुझे बात बताओ कि अगली बार 0 कहाँ होगा, तो 0 भी इन्फिनिटी पे होगा, इस माइनस 4Q के कारण इन्फिनिटी पे जाके तो 0 होगा। तो वी कैन से ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। इज इट क्लियर।
अब बात करें इस केस की, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी से ग्राफ हो रहा है, और बीच में क्या होगा, जीरो होगा, और उसके बाद में फिर लास्ट में जीरो कब होगा। सोचो एक बार क्या होगा, इन्फिनिटी से ग्राफ स्टार्ट करना है, और कौन सी इन्फिनिटी से करना है, नेगेटिव के पॉजिटिव, तो ये माइनस का आई कैप है कि नहीं है, तो इन्फिनिटी यहाँ से स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, इन्फिनिटी से बात करेंगे, और बीच में एक पॉइंट पर जीरो करना है कि नहीं करना, और जीरो करने के बाद में फिर आप इन्फिनिटी का केस देखोगे तो इन्फिनिटी पे कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस प्लस क्यू के कारण इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, फिर वापस हमें जीरो करना है, तो ग्राफ क्या करना है, पहले तो देखो इस तरह से आएगा, उसके बाद में इसको क्रॉस करते हुए और वापस फिर इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा, इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा, जीरो होगा, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा बच्चों। इज दैट क्लियर, समझ रहे हो। तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो प्लस क्यू माइनस 4q ग्राफ हमें इक्वेशन बना के नहीं करना, अब यहाँ से फील दिलाया आपको मैंने, आपको करना क्या है कि जैसे प्लस क्यू है और माइनस 4q, तो प्लस क्यू के आगे देख लो, प्लस क्यू के पीछे देख लो, माइनस 4q के आगे देख लो और माइनस 4q के पीछे देख लो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ग्राफ क्लियर होगा। जैसे दूसरा ग्राफ बनाते हैं अपन प्लस क्यू और प्लस 4q का, ठीक है बच्चों। दूसरा ग्राफ जो बनाते हैं हम, देखना एक बार, प्लस क्यू का और प्लस 4q का, क्योंकि मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना, ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस तरह से ये अपने पास एक प्लस क्यू है और दूसरा अपने पास प्लस के 4q है, ठीक है ना। इस तरह से मान लो, तीन केस संभाल लो इसको, ठीक है ना। तो अब कैसे बनेगा वही हमें देखते हैं यहाँ पे भी कि कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। तो जस्ट आगे देखो, जस्ट पीछे देखो, तो इस प्लस क्यू के कारण जस्ट आगे बात करोगे, यहाँ पे जस्ट आगे, तो इस डायरेक्शन में होगा और इन्फिनिटी होगा, और आई कैप में होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव आई कैप में होगा, ठीक है। इसके जस्ट इधर देखो, चलो इधर इस 4q की तरफ देख लो, 4q की जस्ट इधर बात करोगे तो इसके कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में भी कहाँ होगा, मतलब कितना होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी स्टार्ट होगा, और किस डायरेक्शन में है, माइनस के आई कैप में। इज दैट क्लियर। नाउ वी कैन से इस जगह और इस जगह, दो जगह हम बात करके देखते हैं। इस जगह बात करोगे, अब ये चीज देखो, इस जगह आप बात करोगे तो यहां पर कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन भी आप देख लो, इस डायरेक्शन में होगा, तो ये कौन सी है, माइनस के आई कैप। और इधर बात करोगे, इधर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, और कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, ये डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव के आई कैप, ठीक है ना। तो बच्चों समझना, और जीरो कहाँ होगा ये कंडीशन भी देख लो, तो जीरो कहाँ होगा, आपको पता है दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं जीरो होगा, बीच में कहीं जाके क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी से, पॉजिटिव इन्फिनिटी से होता हुआ, और कहीं बीच में जीरो, और जीरो के बाद फिर वापस कहाँ जाना है, इन्फिनिटी माइनस के में, तो इन्फिनिटी पे ही ग्राफ इधर चला जाएगा। बीच का केस तो ये हो गया। अब बात करें इस केस की, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होना है, तो इन्फिनिटी पॉजिटिव से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट कर दिया, और कहाँ पे दोबारा से जीरो होगा, तो ये इन्फिनिटी पे जीरो होगा, इस तरह से ग्राफ जाएगा, ठीक है। यहाँ बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट के बाद माइनस के आई कैप की डायरेक्शन में इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, तो इन्फिनिटी से यहाँ से स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके वापस जीरो कहाँ होगा, फिर दोबारा ही इन्फिनिटी पे जाके होगा। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से हमें ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से हमें क्या करना है, ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज, लाइट गई बच्चों, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, मैंने आज को आप कुछ क्वेश्चंस कराए, ग्राफिकल कराए, स्पेयर्स के बारे में बताया, स्पेयर्स के टाइप बताए, और फॉर्मूले भी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो बच्चों इनको पढ़ते रहना, इनको अच्छी तरह कंसेप्ट को आगे इंप्रूव करते रहो, और इनका रिवाइज डेली करते रहो। नेक्स्ट क्लास में मैं F = QE एक फॉर्मूला होता है, उसका पूरा एप्लीकेशन बताऊंगा, ठीक है। उसके रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के हमें क्वेश्चन करने आगे के 2-3 लेक्चरों में, ठीक है ना। एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, अब जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, एडवांस में या मेंस में या नीट में, या फिर जो अच्छे क्वेश्चन है आईरिडो या BM शर्मा के, वो मैं देखूंगा, और देखने के बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो याद रखना, ये हमें कंसेप्ट सीखना है, और जितने भी फॉर्मूले वो सारे अब याद रखने हैं हमें, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।